जय श्री कृष्ण गाइज। स्वागत है आपका हमारे कहानी चैनल में। चैनल का नाम है रचना वॉइस एंड रेसिपी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बीमार माँ के इलाज के पैसे बेटे ने हड़प लिए। जब एक बेटे ने बीमार माँ के इलाज के पैसे धोखे से हड़प लिए तो पिता ने किया ऐसा कारनामा कि बेटे के पैरों तले जमीन निकल गई। चेहरे पर परेशानी, डर और घबराहट के भाव लिए प्रताप जी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर बैठे हुए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें लगातार बस रास्ते को ही देख रही थी। जैसे ही किसी गाड़ी की आवाज आती वैसे ही प्रताप जी मुड़कर देखने लगते, इस आश में कि शायद उनका बेटा आया है। घंटों तक खड़े हुए बेचारे वहीं पर उसका इंतजार करते रहे। एक जगह खड़े खड़े उनके घुटनों ने भी जवाब दे दिया था। उनकी दशा को देखते हुए वहां पर जो चपरासी थे उसे उन पर तरस आ गया और उसने उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी देते हुए कहा, लीजिए बाबूजी, आप यहाँ बैठ जाइए। वैसे आपका बेटा यहाँ काम करता है क्या? प्रताप जी उस चपरासी ने पूछा तो प्रताप जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ये जिसका ऑफिस है वही मेरा बेटा है। यहाँ का मालिक ही मेरा बेटा है। चपरासी का थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार इनका बेटा आ जाए तो बेचारे उससे बात कर लें। कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रताप जी बस लगातार सड़क की ओर देख रहे थे कि तभी अचानक वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से मोहित निकला जो प्रताप जी का बेटा था। अपने बेटे को देखते ही प्रताप जी दौड़कर उसके गले लग गए और रोने लगे। रोते हुए वह बोले, मोहित बेटा, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चल। तेरी माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। हमें उसे जल्द से जल्द किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि जिन मशीनों की जरूरत तेरी माँ के इलाज के लिए है वे मशीन उनके अस्पताल में नहीं है। हमें अगर तेरी माँ को बचाना है तो किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना क्या? मोहित ने प्रताप जी को पीछे धकेलते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगी और एक दिन तो सबको ही मरना है। और वैसे भी मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। मोहित ये सब कहकर तेज कदमों से अंदर की ओर जाने लगा कि तभी प्रताप जी ने उसके पैर पकड़ लिए और बोले, हमारे साथ ऐसा मत कर बेटा। तेरी माँ ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, बस किसी भी तरह अपनी माँ को बचा ले। फिर जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। मोहित ने तेज झटके के साथ अपना पैर छुड़ाया और बोला, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सब के सब? दिखाई नहीं देता कि ये बुड्ढा कब से मेरे पीछे पड़ा है? मैंने तुम लोगों को क्या यहाँ मुंह दिखाने के लिए रख रखा है? फ्री की तनख्वाह लेते हो जो इतना भी होश नहीं है कि कोई भी मेरा ऐरा गहरा मुंह उठाए यहाँ चला आता है। और तुम लोगों को इतना ही होश नहीं है, जाने कैसे कैसे भिखारी यहाँ चले आते हैं। कोई काम धाम तो है नहीं, मुंह उठाकर चले आते हैं। भगाओ इन्हें यहाँ से। मोहित कहकर अपने ऑफिस में अंदर चला गया। मोहित तो ये सब बातें कहकर अंदर चला जाता है, लेकिन प्रताप जी अपने बेटे को एकटक देखते रह गए। उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं का बेटा है जो आज उन्हें न जाने क्या क्या कहकर चला गया। वे बस उसकी बातों को सोचते रह गए और ये सब बातें सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। उन्होंने अपने आप को शायद ही कभी इतना कमजोर और लाचार महसूस किया होगा। उनकी दशा देखकर उस गार्ड को भी उन पर बहुत दया आ रही थी।
उसका बस चलता तो वह अपने बॉस को अच्छा सबक सिखाता। गार्ड प्रताप जी से बोला, बाबूजी, ये आपका बेटा था क्या? प्रताप जी इस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया कि यही उनका बेटा है। प्रताप जी निरंतर रोए जा रहे थे। गार्ड ने आकर उनसे कहा, बाबूजी, आप यहाँ से जाइए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाकर कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लाइए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। प्रताप जी रोते रोते बोले, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। पहले तो वह गार्ड चला गया, फिर कुछ सोचकर वह दोबारा उनके पास आया और बोला, बाबूजी, अगर सच में वह आपका बेटा है तो आप एक काम कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करते जाइए। फिर देखिएगा आपका बेटा आगे आगे पैसे देगा, वो भी उतना जितना माताजी के इलाज के लिए चाहिए। गार्ड की बात सुनकर प्रताप जी भी तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। उस गार्ड ने प्रताप जी से वहीं बैठने को कहा। फिर उसने किसी को फोन मिलाया और उससे कुछ काम करने को कहा। थोड़ी ही देर बाद मोहित ने गार्ड को कॉल किया और कहा कि इस बूढ़े को भगाओ यहाँ से, यह तुम्हारे पास बैठा बैठा क्या कर रहा है। इस पर उस गार्ड ने कहा, सर, मैंने इस आदमी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये है आदमी कह रहा है कि आपसे बात किए बिना कहीं नहीं जाएगा। अगर जबरदस्ती की तो यहाँ शोर मचा देगा, इसलिए मैंने भी इससे कुछ नहीं कहा। मेरी मानिए तो आप देख लीजिए। सर, एक बार मिलने में भला क्या जाता है, लेकिन अगर आप उसे नहीं मिले और उसने शोर मचा मचा कर यहाँ सबको इकट्ठा कर लिया तो आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, और फिर कुछ ही देर में आपके क्लाइंट भी तो आने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी है सर, जैसे आपको ठीक लगे। इतना कहकर गार्ड ने फोन रख दिया। मुश्किल से 10 सेकंड बाद ही दोबारा मोहित का फोन आ गया। मोहित ने गार्ड से कहा, सुनो, इस बूढ़े आदमी को अंदर भेज दो, पर उसे बोल दो कि इसके बाद भी अगर यहाँ से नहीं गया तो उसे मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। गार्ड ने कहा, ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। उस गार्ड ने प्रताप जी को सब कुछ पहले से ही समझा दिया था कि प्रताप जी को अंदर जाने के बाद क्या करना है और कैसे करना है। फिर प्रताप जी ने अपने कदम अपने बेटे के ऑफिस की ओर बढ़ाए। जैसे ही वे ऑफिस में पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अंदर जाकर वे इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी वहां पर एक चपरासी आया और बोला, आइए बाबूजी, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये चपरासी कोई और नहीं बल्कि गार्ड का छोटा भाई था। वो प्रताप जी को मोहित के केबिन तक छोड़ देता है। मोहित अपने पिता को देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह अपने ऑफिस में कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता को बैठने के लिए कहा। अंदर कैबिन में जाने से पहले ही उस चपरासी ने प्रताप जी की जेब में एक मोबाइल रख दिया था और प्रताप जी से उसी तरह रखने को कहा था। प्रताप जी भी अंदर जाकर बैठ गए। फिर वह लड़का जो कि चपरासी था, प्रताप जी के लिए पानी लेकर आया। प्रताप जी थोड़ा सा घबराए हुए थे। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी नजरों से कुछ इशारा किया।
मोहित किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त था, इसलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लड़का पानी रखकर चला गया। अपना फोन रखकर मोहित अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ तो बताओ क्या बात करनी है? क्यों सुबह से यहाँ पड़े हो? प्रताप जी कुछ बोलने की हिम्मत जुटाने लगे कि तभी मोहित दोबारा बोला, तब से तो बात करने को मरे जा रहे थे और अब मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोल, अब कैसे तेरी बोलती बंद हो गई? अब बकेगा कुछ? मोहित ने अपने पिता से कहा। पहले तेरा भौंकना तो बंद हो जाए, मैं तभी तो बोलूंगा, प्रताप जी ने तुरंत उत्तर दिया। तो मोहित अपने पिता का जवाब सुनकर अवाक रह गया। और होता भी क्यों ना, जिसके पिता कभी अपने बेटे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, आज वही बाप अपने बेटे के सामने इतना बोल रहा था। और इसका कारण था उनके बेटे और बहू द्वारा किया गया घटिया बर्ताव, जिसके कारण आज एक पिता अपने बेटे के विरुद्ध होने को मजबूर था। इतना कहने के बाद अब प्रताप जी रुके नहीं, बल्कि आज तो उन्होंने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद प्रताप जी बोले, क्यों बस भौंक लिया तू? जितना तुझे भौंकना था। अब मेरी सुन, अगर तू अपनी माँ का इलाज नहीं करा सकता तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब तेरी मर्जी है, या तो अपनी माँ का इलाज करा या फिर जायदाद से बेदखल हो जा। फिर कभी भी कोशिश मत करना मेरे घर में पैर भी रखने की। इतना सुनना था कि उनका बेटा जोर जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा? यह कहते हुए वह और जोर से हंसा और फिर बोला, बेदखल तो तब करोगे ना जब कोई घर तुम्हारे नाम होगा। वह लगातार यही कहे जा रहा था कि कितना बेवकूफ बुढ़ा है, सच में तेरी अकल घास चढ़ने गई है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उस घर को लेकर कोई रिस्क ले सकता हूँ? और मुझे ये अच्छे से पता था कि अगर मैं ये सब अपना नहीं बनाऊंगा तो एक दिन तू मुझे बेदखल करने की धमकी जरूर देगा। मतलब ये सब तू क्या बकवास कर रहा है? प्रताप जी ने चौंकते हुए कहा। लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी तेरी है नहीं। तेरी प्रॉपर्टी थी बूढ़े, अब ये है मेरी प्रॉपर्टी जिस पर मेरा अधिकार है। क्यों सुनकर धक्का लगाना? मैंने तो उस दिन जिस दिन तुझसे हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर पर साइन करने को कहा था ना, तब उन्हीं पेपरों के बीच में ही घर के कागज भी लगा दिए थे और तब ही से वो घर मेरे नाम है। क्या इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ? कितना कमीना इंसान है तू। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया? आंखों में आंसू लिए प्रताप जी अपनी बात कह रहे थे। मैंने तुझे अपनी औकात से बढ़कर सुविधाएं दी। जिस चीज पर तूने हाथ रखा हर वह चीज तुझे दिलाने की कोशिश की, चाहे वह मेरी हैसियत के बाहर ही क्यों ना हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं तुझे एक अच्छा इंसान ना बना सका। अचानक ही अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो मुझे वह इंश्योरेंस के पेपर दे दे, मैं उससे ही तेरी माँ का इलाज करवा दूंगा। फिर मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस वह कागज मुझे दे दे। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। वह अपने बेटे के पैरों में गिरते हुए बोले। इस पर उनका बेटा उन्हें दोबारा धकेलते हुए बोला, चल निकल यहाँ से बाहर। अब कोई पेपर वेपर मेरे पास नहीं है। वो पेपर तो मैंने तुझसे साइन लेने के बाद ही फाड़ दिए थे। मुझे तो तुझसे बस अपने कागजों पर दस्तखत चाहिए थे, इसलिए जब मेरा काम हो गया तो मैंने वह कागज फाड़कर फेंक दिए। बस अब हो गई बात, या अब भी कुछ बाकी है?
प्रताप जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोले, अगर पेपर नहीं है तो मुझे मेरे वह पैसे वापस कर दे जो अभी 6 महीने पहले मैंने बैंक में जमा कराने को दिए थे। मैं उन्हीं पैसों से तेरी माँ का इलाज करवा लूंगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है और अगर पैसा मजबूरी में काम ना आए तो क्या फायदा। मुझे वह पैसे निकाल कर दे दे। इस पर भी वह उनका बेटा बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। ये सुनकर तो जैसे प्रताप जी पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि वही पैसे उनकी आखिरी उम्मीद थी अपनी पत्नी को बचाने की, और ऐसे में उन पैसों का ना मिलना बहुत बड़ी मुसीबत आने का संकेत था। वे अब भी खुद थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, वही 30 लाख रुपए जो मैंने गांव की जमीन बेचकर तुझे बैंक में रखने को दिए थे। और हाँ, अब ये मत कहना कि मुझे नहीं पता, वरना। प्रताप जी ने थोड़े गुस्से में कहा तो मोहित और तेज चिल्लाकर बोला, वरना क्या? क्या कर लेगा तू? हाँ, लिए हैं मैंने तुझसे 30 लाख रुपए, और अब मेरे पास वह पैसे नहीं हैं। वो पैसे मैंने अपने काम में खर्च कर दिए। उन्हीं पैसों से मैंने ये ऑफिस बनवाया है, और हाँ, अब उनमें से एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। तुझसे जो किया जाए तू वो कर। अब निकल यहाँ से, वरना यहीं से लात मारता हुआ बाहर तक घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। आया समझ? चल निकल यहाँ से। कहता हुआ मोहित अपने पापा को अपने ऑफिस से बाहर की ओर धकेलने लगा, और ऑफिस से बाहर धकेलता हुआ वह बोला, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए? लेकर जाओ इस बूढ़े को। मैंने इनकी मदद करने के इरादे से इन्हें यहाँ बुलाया था, और अब ये है कि हद है। अरे जितना मिल जाए उतना ही कम है। कह रहे हैं कम से कम 60,000 की मदद चाहिए, वरना तो नहीं जाएंगे। जाओ, मैंने इन्हें 10,000 रुपए दे दिए हैं, अब इन्हें बाहर जा लेकर। ये कहते हुए वह अंदर चला गया, और अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था वह आया और प्रताप जी को लेकर चला गया। सभी ऑफिस के लोग सोचने लगे कि वाह, हमारा बॉस कितना अच्छा है, कितना दान पुण्य करता है, और तो और कितने गरीबों की मदद भी करते हैं। और यही सब सोचकर तो मोहित ने भी ये सब किया था। जब उसके सभी कर्मचारी उसकी तारीफ कर रहे थे या तारीफ करने में लगे हुए थे, तो उसी समय मोहित के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, और उसमें से 2 पुलिस वाले ऑफिस के अंदर आए, जिससे बाकी के कर्मचारी भी अपना काम छोड़कर ये देखने लग गए कि ऑफिस में आखिर पुलिस कैसे आई है और किसके लिए आई है। इतनी ही देर में 2 पुलिस कांस्टेबल मोहित के कैबिन में गए और मोहित को लगभग घसीटते हुए बाहर तक लाए, और फिर इंस्पेक्टर ने मोहित से कहा, क्या तुमने उनके पैसे लेकर धोखे से इनका घर अपने नाम कराया है? मोहित ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जी नहीं सर, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर इंस्पेक्टर ने मोहित से दोबारा पूछा। इस बार बाहर की तरफ से प्रताप जी अंदर आए, जिन्हें देखकर कुछ देर के लिए तो मोहित की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर इंस्पेक्टर ने प्रताप जी से पूछा, आप बताएं, क्या इसी ने धोखे से आपका घर हड़प कर आपके पैसे भी हड़प लिए? इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रताप जी बोले, जी हाँ सर, यही है वह नालायक बेटा जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऑफिस के सभी कर्मचारी वहीं खड़े हुए थे। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख मोहित चिल्लाता हुआ बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़पे हैं या फिर तुम्हारा घर हड़प लिया है?
नहीं है ना कोई सबूत? होगा भी कैसे सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बूढ़ा पागल हो गया है और आज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है। आप तो जानते हैं ना, ऐसे लोगों को, इन लोगों को कोई अमीर आदमी मिल जाए तो बस ये हैं उससे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं, और इसलिए ये आदमी मेरे पीछे पड़ा है। आज सुबह से ही ये है मेरे ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे ऑफिस के स्टाफ से पूछ लीजिए। ऑफिस के सभी लोगों ने भी गर्दन हिला दी। सर, ये आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, मोहित ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इतनी ही देर में ऑफिस के ग्रुप में किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें मोहित सारी बातें अपनी मुंह से कबूल कर रहा था, और वह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि मोहित के गार्ड ने भेजा था, और उस वीडियो को बनाने में गार्ड और पियोन दोनों की मदद लगी थी, और इन दोनों की मदद से प्रताप जी यह वीडियो बनाने में सफल हुए थे, जिसमें मोहित ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। दरअसल जब वह पियोन प्रताप जी को अंदर छोड़ने गया था, उससे पहले ही उसने उनकी जेब में एक फोन रख दिया था, जिसका कैमरा उसने इस तरह से सेट किया कि मोहित को शक भी ना हो, और प्रताप जी उससे जो भी बात कर रहे हैं वह सब बातें रिकॉर्ड होती रहें। मोहित की ये वीडियो अब ऑफिस के हर व्यक्ति के फोन में पहुंच चुकी थी। वहीं वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाते हुए प्रताप जी बोले, सर, ये रहा सबूत। इस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह मेरे पैसे दिला दीजिए। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जिसे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहरबानी करके आप इस आदमी से कहिए कि ये मेरे पैसे आज के आज लौटा दे। मैं अपना केस वापस लेने को तैयार हूँ, वरना आप इसे अभी भी पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। इंस्पेक्टर ने जब पूरा वीडियो देखा तो इंस्पेक्टर भी गुस्से से आग बबूला हो गया और मोहित को थप्पड़ लगाते हुए बोला, हरामखोर, तेरे जैसा कमीना बेटा अब तक तो सिर्फ फिल्मों में देखा था, पर सच में भी तेरे जैसे कमीने बेटे होते हैं। नालायक, अब चल तू थाने, तेरा क्या हाल बनाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझ जैसे कमीनों की वजह से ही आजकल की औलाद अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझती। जैसा वो देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़ता हुआ मोहित इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अपने पापा के सारे पैसे देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा समय चाहिए। सर, मेरी कंपनी इस वक्त घाटे में चल रही है और अभी नया नया ऑफिस शुरू किया है। ऐसे में 30 लाख रुपए का एक साथ इंतजाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए सर, मैं पापा को उनके पैसे लौटा दूंगा। इंस्पेक्टर ने प्रताप जी की ओर देखा। प्रताप जी बोले, नहीं साहब, मेरी पत्नी के पास इतना समय नहीं है। मुझे आप अभी के अभी पैसे दिला दें, चाहे कैसे भी हो। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर ने मोहित से कहा, मोहित, या तो तू अभी के अभी 30 लाख और इनका मकान इन्हें वापस कर, वरना तेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जीवन भर खुद को बचा नहीं पाएगा। तेरी पूरी लाइफ जेल में चक्की पीसते पीसते निकल जाएगी। मोहित बोला, सर, आधे घंटे का समय दीजिए बस। इंस्पेक्टर ने कहा, प्रताप जी, आप अस्पताल जाइए और डॉक्टर से मेरी बात करा दीजिए। आधे घंटे बाद मोहित आपको हॉस्पिटल में 30 लाख रुपए देकर आएगा और आपके घर के कागज भी।
है ना मोहित? हाँ हाँ सर, बिल्कुल, आधा घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। प्रताप जी अस्पताल के लिए चले गए और डॉक्टर से इंस्पेक्टर की बात करा दी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर ने भी उनकी पत्नी को बड़े अस्पताल ट्रांसफ़र करा दिया और वहाँ पहुँचे उससे पहले मोहित वहाँ पहुँच चुका था। मोहित ने अपने पिता के हाथ में 30 लाख रुपए थमा दिए और उनके घर के कागज भी। फिर गुस्से में लाल आंखें लिए वहाँ से चला गया। आज भी उसे ये अपनी गलती का एहसास नहीं था। वह तो अपने पिता पर ही गुस्सा निकाल रहा था। उसे इसमें भी अपने पिता की गलती नजर आ रही थी। पर प्रताप जी संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरकार बचा ही लिया। इतनी मुश्किलों के बाद ही सही, पर उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए ना सही, पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाया था। समय बीतता गया और देखते ही देखते मोहित का बेटा 16 साल का हो गया। अब प्रताप जी और उनकी पत्नी अपने घर में ही रहते थे और बचे हुए पैसों से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। आखिर उनका खर्चा ही कितना था। 2 बूढ़े पेट, 2 रोटी, इस वक्त 2 रोटी, उस वक्त 2 रोटी, बस इतना सा खर्चा था। वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बस ऐसा ही कुछ हुआ मोहित के साथ। मोहित ने अपनी माता पिता के साथ जितना बुरा बर्ताव किया, उसे आज उसका परिणाम मिला जब उसके 16 साल के बेटे ने उसे गाली देकर पीछे धकेल दिया और बोला, इट्स माई पर्सनल लाइफ, जो मेरा मन आएगा मैं वही करूँगा। आगे से अगर मेरी लाइफ में दखल दिया तो छोड़ूंगा नहीं। हालांकि अपने बेटे की इस हरकत पर रोशन ने खूब मारा पीटा, लेकिन जब मोहित ने उस पर हाथ उठाया तो उसने भी पलटकर मोहित को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि जब एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उस पिता पर क्या बीतती है। लेकिन इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि आज वह वही काट रहा था जो उसने कल बोया था। और फिर यही तो संसार का नियम है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको मिलती रहे। कहानी का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।